Welcome you all today on behalf of Jeevan Jyoti Hospital and Arpit Test Tube Baby Center, and you are all well aware with Arpit Test Tube Baby Center and Jeevan Jyoti Hospital, but मुझे कभी ऐसा मौका आपके साथ इंटरेक्ट करने का नहीं मिला था। तो इस सेमिनार के दो पर्पस हैं। एक तो आपके फर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना, जो आप कर सकते हो डे टू डे क्लिनिक में, और जो आप नहीं भी कर सकते हो वो आप पेशेंट्स को एटलीस्ट काउंसलिंग कर सकते हो और उनको सही जगह पे आप भेज सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू डू एवरीथिंग, बट टू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्टिलिटी हैज़ गॉन इन ए लॉन्ग वे। लॉन्ग बैक आई डिड माई फर्स्ट ट्रेनिंग इन IVF in 92 at UK. So that time IVF was not available in India, only 3 to 4 centers. Even in 98 when I opened this center, बहुत कम लोग थे। इंडिया में ही दिल्ली में 2-3 सेंटर्स थे, बॉम्बे में आई वॉज ट्रेंड विद डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, फिरोजा पारिक, एंड आई वेंट टू वेरियस प्लेसेस, सिंगापुर। तो उस समय मुझे एक एक चीज़ खुद से समझानी पड़ती थी, लैब टेक्नीशियन से लेके एक एक चीज़, बिकॉज यू नो IVF सेंटर में डबल बैकअप होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, एयर क्वालिटी इंडेक्स, लॉट ऑफ थिंग्स। बट अभी तो ये बहुत सरलता से अवेलेबल है सब जगह। एंड हम लोग वी आर डूइंग IVF फॉर द लास्ट नाउ 26 ईयर्स। अभी हमारे जो और 37 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए। तो नाउ वी हैव ऑल्सो कम लॉन्ग वे। तो करंट कंसेप्ट्स इन ART में क्या बेसिक्स है और क्या नया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी एंड कब आपके पास पेशेंट आएगा, तो व्हेन विल यू थिंक दैट आई शुड स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन नाउ। सो इनफर्टिलिटी इज़ बेसिकली ए फेलियर टू कंसीव within 1 or more 2 years of regular unprotected intercourse. So primary infertility means patient has never conceived, and secondary infertility means कि एक बार प्रेगनेंसी हुई, चाहे वो लॉस हो गई या वो है फिर भी now she wants second child. So that is also if the first child is alive, then also she is coming to you, then also she is secondary infertility. If first child is aborted or stillbirth or whatever, then also she is a case of secondary infertility. Human beings have very low fecundity rate as you compare with the animals. So 80% of the couple will conceive within 1 year and remaining 20 में से 10% again will conceive by the end of the second year. तो 2 साल के बाद कितने बचते हैं? Only 10%. These 10% needs evaluation. So नॉर्मली हम 1 to 2 ईयर्स में इन्वेस्टिगेट करते हैं, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहाँ पे हमें अर्ली इवेल्यूशन करना है। आजकल सभी जानते हैं कि सारी लेडीज़ बहुत कैरियर कॉन्शियस हो गई हैं। एवरीबडी इज़ मैरिड लेट भी हो गए हैं, तो पहले सेटल हो जाएं, कैरियर बन जाए, तब बच्चा करेंगे। तो इस चक्कर में बहुत दिक्कत होती है। तो जब 35 ईयर्स के ऊपर की लेडी आपके पास आ रही है, lady का एज, that is the case, you will not wait for 1 year to evaluate, you will start within 6 month. और कोई एसोसिएटेड कंडीशन है, हस्बैंड को डायबिटीज़ है या उसको खुद को डायबिटीज़ है, कोई फाइब्रॉयड है या एसोसिएटेड कोई भी अदर कंडीशंस है, सो दीज आर द केसेस वेयर यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग अर्ली। यू डोंट हैव टू वेट कि नहीं अभी तो तुम 1 साल बाद आओ और तब हम तुमको इनफर्टिलिटी कहेंगे और तब कंसीव। तो millions of couples are now having baby through ART. 10% आपके जो प्रैक्टिस में वर्ल्ड में पेशेंट्स आर इनफर्टाइल, मतलब 1 in 6 couple आर इनफर्टाइल। इवन इन इंडिया इट इज़ हाई, ऑल्दो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पीपल से कि हम क्यों बात करते हैं और पॉपुलेशन बढ़ाने की, बट एवरी कपल हैज़ ए राइट टू कंप्लीट देयर फैमिली। तो जस्ट बिकॉज somebody has 10 children, तो you cannot deprive one couple not to have 1 children. फर्टिलिटी कैसे होती है, पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हेल्दी स्पर्मेटोजोआ शुड बी फॉर्म एंड वो हेल्दी स्पर्मेटोजोआ शुड बी डिपोजिटेड हाई इन द वजाइना, एंड देन द स्पर्मेटोजोआ शुड अंडरगो चेंजेस
कैपिसिटेशन होता है once they are inside the vagina, and the motile spermatozoa should go from the cervix to the uterine cavity to the fallopian tube. Then there should be ovulation and the fallopian tube should be patent and working. There are other factors, tubes खुला endometriosis में भी होता है लेकिन tube may not be working, so there is no test for the tubal function कि वो ट्यूब वहाँ से ओवम को पिक कर पा रहा है कि नहीं, उसका फिम्ब्रिया, इसका कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है. ओनली व्हेन यू डू लैप्रोस्कोपी तो आप फैलोपोस्कोपी करके यानी कि उसको आप ट्यूब के अंदर ले जाके ये देख सकते हैं कि उसकी फैलोपियन ट्यूब की इंडोमेट्रियम कैसी है. बट दैट इज़ अ वेरी एडवांस टेस्ट एंड दैट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, किसी के भी रीच के अंदर नहीं है. देन देयर शुड बी फर्टिलाइजेशन which happens in the ampulla of the tube. For after fertilization, embryo should be able to reach the uterine cavity after 3 to 4 days of fertilization, and then endometrium must be prepared and ready for that embryo. इस प्रोसेस में कहीं पे भी कोई रुकावट होगी तो इनफर्टिलिटी होगी. तो वी शुड नॉट लेबल द पेशेंट एज इनफर्टाइल इमीडिएटली. जैसे पेशेंट आया और हमने लिख दिया प्राइमरी इनफर्टिलिटी. No, failure to conceive. Once you have done the evaluation, do not label the patient infertile without investigation. So in 1/3 of cases the cause is women, in 1/3 the male is the responsible. हालांकि वो शुरू से इंडिया में तो फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल बोला जाता था, बट ऐसा नहीं है. एंड जो 1/3 बचे उसमें से कुछ कॉम्बाइंड 20% में दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं एंड 10% फिर भी अननोन रह जाते हैं, यानी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जहाँ पे हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं तो भी हमें पता नहीं चल पाता है कि क्या कॉज है. फीमेल में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ओव्यूलेशन डिसफंक्शन. प्रॉपर ओव्यूलेशन का या तो एनओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, या सब ओव्यूलेशन मतलब हो रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं है, जैसे कि अक्सर पीसीओ में भी होता है. और फिर हम आते ट्यूबल फैक्टर पे. ट्यूब कैन बी ब्लॉक्ड, ट्यूब मे बी ओपन बट नॉट फंक्शनिंग. इंडोमेट्रियोसिस इज़ वन कंडीशन जिसमें भी इनफर्टिलिटी होती है और उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. फिर फाइब्रॉइड हो सकता है, अब यूट्रस के अंदर एडिशन होते हैं. There are different congenital anomalies of the uterus like uniconvate, biconvate. As per से उसके कारण infertility नहीं होती, लेकिन जैसे यूनिकॉन्वेट है तो उसमें एक ही ट्यूब मान लो फंक्शनल है दिख रही, दूसरी ट्यूब है ही नहीं, तो फर्टिलिटी रेट डिक्रीजेस टू हाफ. इसी तरह से वेजाइनल फैक्टर्स है, वेजाइनल एट्रेसिया है, सेप्टम है. समटाइम देर इज़ अ कंप्लीट सेप्टम अप टू द वेजाइना. There can be difficulty in coital problems, hormonal unexplained. हार्मोनल में समटाइम्स थायराइड, डायबिटीज़. इसी तरह से मेल में भी या तो स्पर्म बन नहीं रहे हैं, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, या सीमेन पैरामीटर्स एबनॉर्मल हैं, और या तो काउंट कम है ओलिगोस्पर्मिया, या मोटिलिटी कम है, या मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है. ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, देयर में बी इम्पोटेंसी, फेलियर टू डिपॉजिट स्पर्म हाई इन द वेजाइना. वेरिकोसील हो सकता है. अगेन मेल में डायबिटिक बहुत कॉमन है. आजकल इंडिया तो डायबिटिक हब है, तो डायबिटीज़ में अक्सर इजैकुलेटरी डिसफंक्शन होता है. एंड ऑफ कोर्स देयर कैन बी अदर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स एंड इम्यूनोलॉजिकल. आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर है समय न होना. जो मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, दे आर सो बिजी, दे डोंट हैव टाइम टू मीट ईच अदर. That is the biggest factor in the modern era. But age is very important. हम कहते हैं 18 to 30 years is the appropriate age for the first pregnancy. That is the ideal reproductive age to conceive. But हो नहीं पाता है आजकल. But still आपके पास जब भी कोई विमेन आती है, अगर कम एज की है तो she will conceive with less effort. आप थोड़ा बहुत ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग देंगे, थोड़ा बहुत फर्टिलिटी पीरियड समझाएंगे एंड शी विल कंसीव. बट अगर एज ज़्यादा है 35 के ऊपर है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी
इट इज़ ए रिस्की फैक्टर एंड यू हैव टू एक्सप्लेन कि आप बेटा हरी अप करो, यू डोंट हैव टाइम। 30 के बाद ही आपको हरी अप करना शुरू हो जाना चाहिए। जब 20 वीक इंट्रा यूट्राइन फीटस होता है तो उसमें 6 to 7 मिलियन oocytes होते हैं, एंड जब बेबी बॉर्न होता है तो उसमें 1 to 2 मिलियन, एंड एट प्यूबर्टी इट इज़ ओनली 3 lakhs, and at 30 years 1 lakh, at 37 years 25,000, and 40 years 5,000। बट एक विमेन की पूरे लाइफ साइकिल में ओनली 300 oocytes जो हैं वो इस लायक होते हैं जो कि ओविलेट होते हैं एंड दे कैन हैव बेबी। सो दैट इज़, और एज होने से सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है ऐसा नहीं है, एबॉर्शन रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, एनाप्लॉयडी रेट्स इंक्रीजेज, एंड रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम, कॉम्प्लिकेशंस, ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट अगर कंसीव भी कर गई तो PIH होगा, डायबिटीज़ होगा, सो द प्रेगनेंसी बिकम्स वेरी रिस्की। सो दैट इज़ वाई इन ऑल फर्टिलिटी पेशेंट्स एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ही इसका एक एडवांसमेंट बता देती हूँ कि अगर पेशेंट्स 30 इयर्स की है और उसका शादी नहीं हो पा रहा है, उसको लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाया, शी वॉन्ट्स टू स्टडी फर्दर, बाहर जा रही है, क्या कर रही है, आप आजकल सोशल एग फ्रीजिंग भी होता है, तो उस समय अपने टेस्ट करा के शी कैन फ्रीज हर एग्स। इफ़ शी हैज़ गॉट ए पार्टनर शी कैन फ्रीज द एम्ब्रियोज। बाहर के कंट्री में एग फ्रीजिंग ज़्यादा करते क्योंकि वो लोग पार्टनर बड़ी जल्दी जल्दी बदल लेते हैं। अपने इंडिया में हम लोग इतना जल्दी नहीं बदलते हैं, तो यहाँ पे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डिले योर प्रेगनेंसी। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कब अर्ली इवैल्यूएशन करना है, वो तो इस स्लाइड से क्लियर है और वो मैं बता भी चुकी हूँ। हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप पता चला सारी दुनिया का ट्रीटमेंट कर डाले हैं, उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स महीने में 1 या 2 है। सो वेन एवर यू आर डीलिंग विथ फर्टिलिटी पेशेंट्स, फर्स्ट टाइम जब वो पेशेंट आती है तो टेक ए प्रॉपर हिस्ट्री कि कितनी बार मिलते हैं आपस में मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आजकल जो यंग गर्ल्स हैं, एवरीबडी इज़ इन रिलेशनशिप, तो कभी कोई एबॉर्शन की पिल खाई थी कि नहीं खाई थी, जो इवन हो सकता है हस्बैंड को भी नहीं पता हो। सो दीज हिस्ट्रीज आर, कोई पास्ट ATT की हिस्ट्री तो नहीं है, पास्ट में कोई या थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब कभी भी कोई पेशेंट कंसीव करने की कोशिश, ऑफ कोर्स TB इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन, स्पेशली इन इंडिया, इन उत्तर प्रदेश जहाँ पे हम रहते हैं, सारी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। कोई ड्रग ले रही हो डिप्रेशन की, आजकल तो मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत है, तो पहली मीटिंग में हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही अहम है। और अक्सर ये आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं, वो एडिक्शन, गांव के लोग तो तंबाकू भी खाते हैं, कुछ नहीं तो तंबाकू का मंजन करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल एंड मेल बोथ। BMI देखना है, अगर बहुत ज़्यादा वेट है, BMI आपका 30 के ऊपर है, तो फर्टिलिटी रेट गिर जाता है, तो उसमें IVF भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस आपको शुरू से ही बताने हैं। लाइफ स्टाइल चेंज, वेट कम करना, आइडियल BMI में रहना। आइडियल BMI इंडिया में 18 to 19 to 22.5 है, 9 है, इंडिया में 25 तक नहीं है इंडियन वीमेन में। तो आप सही BMI रखना और नॉर्मल वेट, टोबैको एंड अल्कोहल उस समय नहीं लेना है। थायराइड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी विमेन हु इज़ ट्राइंग टू कंसीव, उसका TSH 2.5 या कम होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। और अगर 5 है तो उस समय आपको एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ भी करना चाहिए, ठीक है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्चार्ज आ रहा है लेकिन प्रोलैक्टिन फिर भी नॉर्मल है तो भी आप कैबरकोलिन देंगे। सो पहले में आप सारा डॉक्यूमेंट कर लीजिए, वेजाइनल एग्जामिनेशन, यूट्रस का एक, फिर आप TVS कराएंगे और उसके बाद फिर आप बेसिक रूटीन टेस्ट कराएंगे, शुगर एंड सारा, एंड तब आप थायराइड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको एंट्रल फॉलिकुलर काउंट और ये सब मिल जाएगा। यूट्रन का साइज़, मान लीजिए यूट्रस बहुत छोटा है, 5 तक है, तो वो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस हो गया। अगर
5 से 6 के बीच में है तो वो हाइपोप्लास्टिक नहीं हुआ, बट स्मॉल साइज यूट्रस हुआ। सो नॉर्मली 6.5 के ऊपर होना चाहिए। यूट्राइन वॉल्यूम, एवरीथिंग मैटर्स। पता चला यूट्रस का साइज़ तो 5.5 था और आप इतना लंबा ट्रीटमेंट कर रहे थे तो फ़ायदा नहीं है। अगर यूट्रस का साइज़ बीच में है तो आप फिर पीसीओ भी देखेंगे। अगर पेशेंट को हिस्ट्री में, इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई टेल अबाउट हिस्ट्री एंड ऑल? हाँ, तो हिस्ट्री में आप पीरियड देखेंगे इरेगुलर है कि रेगुलर है। अगर पेशेंट इरेगुलर है तो आप सोचेंगे, और वेट ज़्यादा है, एक्नी है, तो आप पीसीओएस की लाइन पे सोचेंगे, ठीक है। तो पीसीओएस को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पीसीओएस लग रहा है तो फिर आप एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड में 3 चीज़ें, पीसीओएस में 3 चीज़ें हैं, पीसीओ, पीसीओएम एंड पीसीओएस, और पहले होता था पीसीओडी। तो पीसीओडी जो था वही पीसीओएस हो गया है। इट इज़ ए सिंड्रोम, ठीक है। अब सिंड्रोम नहीं अब बोलते पीसीओएस, ठीक है, सिंड्रोम। पहले बोलते थे डिजीज़, सो इट्स नॉट ए ओनली डिजीज़, नाउ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। कब बोलेंगे? जब हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर्स भी हों और एनओवुलेशन के फीचर्स भी हों, या तो पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स हो या लैब में आपको हार्मोनल चेंजेस हो, प्लस फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी कि एक्ने और हिर्सुटिज्म वगैरह प्रेजेंट हो, तो प्रॉपर वो पीसीओएस है। एलएच बढ़ा होगा, एमएच भी बढ़ा होगा। अगर सिर्फ अल्ट्रासाउंड ने कह दिया और ओवेरियन वॉल्यूम इन अल्ट्रासाउंड शुड बी 10, एंड एटलीस्ट इफ़ यू गो बाय द क्राइटेरिया तो एटलीस्ट 10 to 12 फॉलिकल्स होने चाहिए दोनों ओवरी में। अगर एक में भी है तो वो भी पीसीओएस है, ठीक है। सो इट कैन बी यूनिलैटरल ऑल्सो। लेकिन हार्मोन सब नॉर्मल है, पेशेंट को रेगुलर पीरियड है, लेकिन अल्ट्रासाउंड ने कह दिया कि पीसीओ है, सो दैट इज़ ओनली पीसीओ, that is not PCOS, because she doesn't have irregular periods, she does not have features of hypoandrogenism, and PCO is one condition which can be managed. अगर उसको रेगुलर पीरियड है, नथिंग टू वरी। अगर वेट भी नॉर्मल है और भी वरी नहीं करना है, वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस करना है, लाइफ स्टाइल चेंजेस करने हैं, और उसको कहना है कि उसको लाइफ लॉन्ग ये लाइफ स्टाइल चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। पेशेंट आपसे पूछेंगे कि पीसीओ में क्या करना है हमको, क्या हमको लाइफ लॉन्ग दवा लेनी पड़ेगी? पूछते हैं ना ये बात। पीसीओ मैनेजेबल है, ये जेनेटिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको तंग करे। जब आपका वेट बढ़ेगा तो आपको तंग करेगी, जब आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ होगा तो आपको तंग करेगी। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, यू कैन मैनेज ओनली विद द लाइफ स्टाइल। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ेंगी उसके बारे में। अच्छी बात यह है कि सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद इनफर्टिलिटी के जितने भी ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल हैं, 90% ऑफ ऑल केसेस बोथ मेल एंड फीमेल फैक्टर्स कैन बी ओवरकम थ्रू ट्रीटमेंट, इंक्लूडिंग IVF ऑल्सो, जिसमें कि ओवुलेशन इंडक्शन आता है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मेल। सपोज ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया है तो सर्जिकली कैन बी करेक्टेड। बहुत सीवियर वेरिकोसील है तो वो भी सर्जिकली करेक्ट हो सकता है। लैप्रोस्कोपिक एंड हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर द फीमेल। एंडोमेट्रियोसिस है, बड़ा एंडोमेट्रियोसिस है, वी कैन डू द सर्जरी। अगर सेप्टम है यूट्रस के अंदर, सेप्टम डज नॉट कॉज फर्टिलिटी ऑलवेज, बट आपको फर्टिलिटी से कंसीव होगा तो एबॉर्शन हो जाएगा, तो इसलिए सेप्टम है तो उसको निकालना है। और फाइब्रॉइड है अगर कैविटी में तो डेफिनेटली फर्टिलिटी होगा, तो उसको निकालना है। पॉलिप है तो भी निकालना है, एडिशन है तो भी निकालना है। तो हिस्ट्रोस्कोपी इज़ ए बोन फॉर इनफर्टाइल विमेन। लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू विद दैट। और IUI, उसके बाद IUI आया, एंड देन केम द ART, दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सबसे कॉमन है ओवुलेशन इंडक्शन, विच इज़ अप्रोचेबल टू एवरीवन। आपने डायग्नोज कर लिया पेशेंट या तो PCO है या नहीं है, BMI देख लिया, सीमेन काउंट देख लिया, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, पेशेंट इज़ ट्राइंग but not able to conceive themselves. So you will help them with ovulation induction drugs.
ओवुलेशन इंडक्शन होता है, एक ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है। ओवुलेशन इंडक्शन मीन्स कि ओवुलेशन नहीं हो रहा है और आपने दवाई दी और उससे ओवुलेशन हुआ। ओवेरियन स्टिमुलेशन इज कि ओवुलेशन हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, आपने दवा दी, उससे वो और अच्छे से हो गया। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ओवुलेशन इंडक्शन एंड ओवेरियन स्टिमुलेशन। सो देयर आर वेरियस ड्रग्स। अब पहले ज़माने में तो सिर्फ क्लोमिफेन साइट्रेट था, स्टिल इट इज़ द कॉमनेस्ट ड्रग। तो अगर पेशेंट है और पीसीओ नहीं है तो स्टिल इट इज़ द नंबर 1 ड्रग। अब तो भी आप अगर पीसीओ है तो आपको क्लोमिफेन साइट्रेट नहीं देना है, लेट्रोनिडाजोल देना है, ठीक है। लेट्रोनिडाजोल इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ओवुलेशन इंडक्शन इन केसेस ऑफ पीसीओएस। और आपने क्लोमिफेन साइट्रेट दिया तो 50 मिलीग्राम देते से शुरू करते हैं, डे 2 to डे 6, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके साइकिल के डेज अगर बहुत लंबे हैं, सपोज़ किसी को 30 to 35 डेज़ का साइकिल होता है तो आप डे 5 पे शुरू करें। सो दैट इज इट कैन बी स्टार्टेड ऑन द डे 2, डे 3 और डे 5, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट का साइकिल कितने दिन का है। एंड टेमॉक्सिफिन वगैरह कॉमनली यूज़ नहीं होता। अगर क्लोमिफेन रेजिस्टेंट है या क्लोमिफेन फेलियर है तब हम दे सकते हैं, और गोनेडोट्रोफिन दे सकते हैं, बट यूजुअली ओनली फॉर ओवुलेशन इंडक्शन। जब हम आईयूआई नहीं कर रहे हैं तो यू शुड अवॉइड, बिकॉज ये हाइपर स्टिमुलेशन कॉज कर सकता है। जब हम सिर्फ ओवुलेशन इंडक्शन या ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं फॉर नॉर्मल कंसेप्शन, टाइम इंटरकोर्स और आईयूआई, तो आवर एम इज़ ए मोनोफॉलिकुलर डेवलपमेंट एट द मोस्ट। जब हम आईयूआई कर रहे हैं तो 2 फॉलिकल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एब्रॉड में तो अगर 3 फॉलिकल बन गए हैं मैच्योर तो कैंसिल ही कर देते हैं, और आइदर यू हैव टू कन्वर्ट टू आईवीएफ, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। हमारे यहाँ तो पेशेंट चाहते हैं कि हमको ट्विन दे दो, बट स्टिल जब आपके ज़्यादा फॉलिकल बन रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल विद द हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो IUI is very common. IUI is artificial insemination of a prepared semen sample of either husband or a donor directly into the uterus at the time of ovulation, as close to the ovulation. This is IUI, intrauterine insemination. Initially it was intravaginal, pericervical, intracervical. Nowadays we do only intrauterine insemination, and very rarely, I don't think I have done ever direct intraperitoneal insemination. And these things, when I started learning, I learned gift, because I learned with Dr. Pai and I learned with him in 92. So that time he started his career as a gift. तो हम लोग वो मिला के फर्टिलाइजेशन करके ट्यूब में डालते थे लैप्रोस्कोपी से उस समय में। बाद में अभी तो गिफ्ट कोई करता नहीं है। So IUI is a non-invasive first line of treatment, and it is a viable option before going for the ART. अभी कब करना चाहिए IUI? IUI करना चाहिए आपका जो सीमेन सैंपल है उसका स्लाइड आगे पे, पोस्ट वॉश मोटाइल स्पर्म, यानी कि जब हम IUI करते हैं तो सीमेन सैंपल लेते हैं तो प्री वॉश पहले उसको चेक करते हैं और फिर सीमेन वॉश करने के बाद फिर चेक करते हैं, ठीक है। वॉश करने के बाद मोटिलिटी बढ़ जानी चाहिए। वो पोस्ट वॉश मोटाइल स्पर्म्स शुड बी मोर देन 1 मिलियन, आइडियली 5 मिलियन होना चाहिए, लेकिन 1 मिलियन के नीचे अगर पोस्ट वॉश स्पर्म मोटाइल आ रहे हैं तो IUI का कोई पर्पस नहीं है, उससे कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 30% होना चाहिए, बट पोस्ट वॉश मोटिलिटी आपका 90% होना चाहिए, 80% के ऊपर होना चाहिए। एंड मॉर्फोलॉजी आजकल वो क्रूगर्स क्राइटेरिया में 4% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू द क्रूगर्स क्राइटेरिया शुड बी नॉर्मल। एंड IUI विथ माइल्ड कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन। अभी क्या हुआ, ओवेरियन स्टिमुलेशन तक तो हम इंडक्शन में कर रहे थे, जब हम IUI करते हैं तो हम कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं। कंट्रोल्ड मीन्स कि वी मॉनिटर। ओवुलेशन इंडक्शन में तो आप दवा दे देते हैं, एवरी टाइम यू आर नॉट मॉनिटरिंग, बट जब हम IUI कर रहे हैं तो हम या तो पेशेंट को फॉलिकल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बिना तो होगा नहीं। सो दैट इज़ कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन।
These are the instrument you will be needing for the IUI. मैकलर चैम्बर, पॉइंटर नहीं है ना बेटा, माइक्रोस्कोप. अभी पहले हम लोग क्रायो बाथ में फ्रीज करते थे, अभी नाउ वी आर डूइंग फ्रीजिंग, रैपिड फ्रीजिंग, विट्रीफिकेशन. अभी जो फ्रीजिंग टेक्निक है इट हैज़ चेंज, इट इज़ विट्रीफिकेशन. एंड वी यूज टू स्टोर द सीमेन ऑल्सो. अभी आप नहीं कर सकते. रखा है. आई थिंक आपको समझ में आ गया ना. ये मैकलर चैम्बर है, ये सेंट्रीफ्यूज है, माइक्रोस्कोप है, ये कंटेनर है जिसमें सीमेन स्टोर होता है, और ये फ्रीजिंग के लिए है, सीमेन फ्रीजिंग के लिए. सो व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर IUI? कब करेंगे? पेशेंट को इजैकुलेटरी प्रॉब्लम है, पेशेंट इज़ नॉट एबल टू गिव सम सैम्पल्स. सब कुछ पेशेंट होते हैं आपस में मिल नहीं पाते, सैम्पल दे देते हैं. कुछ पेशेंट होते हैं सैम्पल देने में भी दिक्कत होती है, उसके लिए भी मशीन लगती है और दवा देनी पड़ती है. माइल्ड मेल सब फर्टिलिटी, मतलब काउंट जो है उसका टोटल काउंट शुड बी एटलीस्ट 10 to 20 मिलियन. एक टोटल काउंट होता है, एक टोटल मोटाइल काउंट होता है आफ्टर वॉश. तो टोटल काउंट शुड बी एटलीस्ट 10 to 12 मिलियन, जो आपको रिपोर्ट में लिख के आता है. अगर 10 मिलियन से नीचे है तो IUI का बेनिफिट नहीं है. इसी तरह से जब हम स्पर्म टेस्ट करते हैं तो उसमें एग्लूटिनेशन आता है बहुत सारा कई बार. सो दैट इज़ इम्यूनोलॉजिकल एंड मतलब रीज़न. उसमें भी हमें सर्विक्स को पास ऑन करना पड़ता है. और किसी किसी को लेडी में भी सर्वाइकल फैक्टर्स है, इरोजन है, सर्विसाइटिस है, उसमें भी हमें सर्विक्स को बाईपास करना पड़ता है. वेन एवर यू हैव टू बाईपास द सर्विक्स यू हैव टू डू IUI. और पेशेंट को जैसे PCO में ओवुलेशन नहीं हो रहा या सब ओवुलेशन है तो उसमें भी हम IUI करते हैं. एंड इंडोमेट्रियोसिस होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. तो माइल्ड टू मॉडरेट इंडोमेट्रियोसिस में भी आप IUI कर सकते हैं. ठीक है. एंड सर्वाइकल फैक्टर आई हैव ऑलरेडी टेल यू. अब क्या कंट्रा इंडिकेशन है? तो IUI के लिए एक ट्यूब, वन ऑफ ट्यूब मस्ट बी प्रेजेंट. Semen sample must be normal with 4% Kruger's criteria, with at least 30 to 40% motility, with at least 10 to 20 million count, with at least 5 million post-wash motile sperms. 1 million के नीचे है तो डायरेक्टली टू IVF. ठीक है. 5 million के नीचे है यू डू विथ द काउंसलिंग दैट द रिजल्ट विल बी लो. अगर ट्यूब ब्लॉक है आप नहीं कर सकते. अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो फर्स्ट यू हैव टू ट्रीट इन्फेक्शन. बहुत एबनॉर्मल पैरामीटर मैंने आपको बता दिया. कोई भी पेल्विक मास है, फाइब्रॉइड है, एनी एसोसिएटेड कंडीशन, एंड व्हेन देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, इंडोमेट्रियोसिस भी है, मेल फैक्टर भी है, तो बेटर टू गो फॉर ART. प्रीवियस सर्जरी हो चुकी है इंडोमेट्रियोसिस की, कोई और भी फैक्टर है, प्रेगनेंसी नहीं कंट्रा इंडिकेटेड है उसमें तो करेंगे ही नहीं. तो कंट्रा इंडिकेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए कब आप IUI नहीं कर सकते. मेनली 2 कंट्रा इंडिकेशन थे. अगर ट्यूब ब्लॉक है आप नहीं कर सकते हैं, PID है आप नहीं कर सकते, सीमेन पैरामीटर्स बहुत लो है तो आप नहीं कर सकते. IUI में आप पहले वॉश करते हैं और फिर आप एक कैथेटर की सहायता से सीमेन को यूट्रस के अंदर डालते हैं. सीमेन वॉश भी कई तरीके से होता है. उसमें स्पर्म फ्यूज़ मेथड है जिसमें आपको सिर्फ लेयरिंग करते हैं, या डेंसिटी ग्रेडियंट होता है. तो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड इज़ बेटर. एंड जब भी सीमेन थोड़े कम क्वालिटी का हो या IUI फेलियर हो तो ये करना चाहिए. फिर पहली बार आप IUI जब करते हैं तो क्लोमिफिन या लेट्रोजोल के साथ गोनेडोट्रोपिन देते हैं. और जब सेकेंड टाइम जब फेलियर में आप करते हैं तो आप एंटागोनिस्ट भी साथ में देते हैं. फिर व्हेन टू डू IUI, तो जब हम HCG देते हैं तो HCG देने के 35 आवर्स के बाद नॉर्मली करते हैं. बट आप सेकेंड डे पेशेंट को बुला के रप्चर भी देख सकते हो. कभी कभी अर्ली भी रप्चर हो जाता है. तो सम पीपल डू एग्जैक्टली टाइम पे, कुछ लोग रप्चर देख के करते हैं. मान लीजिए रप्चर नहीं हुआ तो दे विल वेट फॉर 1 day मोर. सो देयर आर 2 ways टू डू IUI. वन आफ्टर गिविंग HCG एंड टाइमिंग पे, उस समय भी करते हैं तो आप उस समय भी रप्चर ज़रूर देख लीजिए.
तो यू कैन आस्क द पेशेंट कि पेन वेन तो नहीं हुआ है, कुछ यहाँ गर्मी ज़्यादा है ना, AC नहीं चल रहा क्या? सो देन व्हाट इज़ ART? इज IUI इज एन ART? ART कहते हैं कि इट रेफर्स टू ऑल द ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व्स द हैंडलिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ oocyte and sperms outside the body. Only handling of the sperm is not called ART. So when we handle both outside the body, so by definition IUI will not be included in this, but common language में ART उसमें भी आ जाता है, but by definition it is not included and only, और जब सिर्फ हम ड्रग्स देते हैं तो भी हम उसको ART नहीं कह सकते. सो दीज आर द मेथड्स. पहले गिफ्ट था, अब IVF है, ICSI है, एग डोनेशन, एम्ब्रियो डोनेशन, असिस्टेड हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र एंड नाउ इट इज़ फ्रोजन ट्रांसफ़र. मेरा फ़ोन दे देना. अभी क्या एडवांसमेंट हुआ है उसमें IVF में, तो PGT PGD आ गया है. अगर मदर को कोई डिज़ीज़ है या पेरेंट्स को कोई ऐसा डिज़ीज़ है जो कि थैलेसीमिया है या कोई ऐसा जेनेटिक डिज़ीज़ है, दे डोंट वांट टू ट्रांसफ़र टू देयर बेबी, तो PGT या PGD कर सकते हैं. एम्ब्रियोज़ बना के ब्लास्टोसिस्ट से हम ट्रोफोइक्टोडर्म से बायोप्सी लेके एक एक एम्ब्रियो को टेस्ट कर सकते हैं एंड ओनली हेल्दी एम्ब्रियोज़ आर ट्रांसफर्ड. PGT के भी कई प्रकार होते हैं. एक PGT-A हुआ जो मैंने अभी बताया है ना, PGT-S एंड PGT-M जब हम डिज़ीज़ के लिए किए, जैसे कि थैलेसीमिया वगैरह के लिए दिए, तो वो PGT-S या M हुआ. जब हम सिर्फ एनाप्लॉइडी के लिए करते हैं तो वो PGT-A है. जब पेशेंट 37 इयर्स के ऊपर है तो पेशेंट को IVF फेलियर हो रहा है तो हम PGT-A कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता है कि हम एनाप्लॉइड एम्ब्रियोज़ को आउट कर दिए और ओनली वी आर ट्रांसफरिंग द यूप्लॉइड एम्ब्रियोज़. IMSI इज़ अनदर थिंग विच आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि 5 मिलियन से कम है तो सीधा आप ICSI IVF के लिए जाइए. 10 to 20 मिलियन में भी ICSI ही करना चाहिए. फिर 10 मिलियन के ऊपर ही आप IUI करिए. ठीक है, ये मैं समझा चुकी हूँ. जब आप व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि आपके ट्रीटमेंट को प्रभावित करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया एज. एज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, अगर बहुत दिन हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 15 साल, तो आपको और भी एडवांस इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है. क्या कॉज है, नॉर्मली जैसे TB होता है या इसके में लेस चांसेस होते हैं. अक्सर TB के पेशेंट्स में एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है, यूट्राइन कैविटी नैरो रहती है, तो वहाँ हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ज़रूरी है. ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से इंडोमेट्रियम लाइनिंग, इंडोमेट्रियम फ्लो देखना बहुत ज़रूरी है. एंड स्पर्म कंसंट्रेशन एंड ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज. अगर पेशेंट के पास पैसा है तो वो कितनी बार भी IVF करा सकता है. नॉर्मली हम कहते हैं कि 3 अटेम्प्ट में IVF में रेगुलर चांसेस होते हैं. यानी कि अगर कोई पेशेंट 3 बार IVF कराता है तो उसको 90% पेशेंट्स को प्रेगनेंसी हो जाती है. और जब एक बार IVF करते हैं तो कुछ कारण भी समझ में आ जाता है. हो सकता है कुछ कॉज हो, एग्स में एग्स अच्छे नहीं हो, एम्ब्रियो अच्छा नहीं हो, कुछ ब्लास्टोसिस्ट अच्छा नहीं बन रहा, तो एटलीस्ट वी नो फर्स्ट IVF इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टेस्ट साइकिल. यहाँ पे हमें या तो प्रेगनेंसी होती है, नहीं होती है, तो हमें कुछ कारणों का पता लगता है. आजकल हम माइल्ड IVF की तरफ अग्रसर हो गए हैं. यानी कि पहले जब हम IVF करते थे, ये तो IVF के स्टेप हैं. IVF जो है एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें कि एग्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वीमेंस ओवरी, फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इन द लैब, कल्चर्ड इनटू अर्ली एम्ब्रियो एंड देन ट्रांसफ़र बैक इनटू द वीमेंस यूट्रस. ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, दे आर ऑल इंक्यूबेटर्स. ठीक है, जिसके अंदर कल्चर होता है. पहला जो IVF बेबी पैदा हुआ था 1978 में, द बर्थ ऑफ द लुइस ब्राउन इन द UK, दैट वाज अनस्टिमुलेटेड नेचुरल साइकिल IVF. वो अक्रॉस द रोड एग लेके जाते थे. एग को एक ही जगह पे, जहाँ एग निकाला वहीं पे लैब नहीं था, अक्रॉस द रोड एग को लेके जाते थे और उधर में कल्चर हुआ
और वो लैप्रोस्कोपिकली ट्रांसफ़र हुआ था, पिकअप हुआ था, लैप्रोस्कोपिकली पिकअप हुआ था। अभी आजकल जो हम लोग पिकअप कर रहे हैं ट्रांसवेजाइनल पिकअप कर रहे हैं, बट वो जो पहला IVF था उसमें लैप्रोस्कोपिक पिकअप था। तो वी हैव कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम दैट एंड देन देयर वाज ए हिस्ट्री। आई डोंट थिंक आई शुड वेस्ट टाइम इन दिस। अभी तो उसके बाद मिलियंस ऑफ बेबीज़ हैव बीन बॉर्न। IVF कब करेंगे? व्हेन द बोथ ऑफ ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड एंड इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। कभी कभी ट्यूब्स थोड़ा रिपेयर भी हो सकती हैं। डिस्टल ट्यूब ब्लॉक है, थोड़ा सा फूला हुआ है, लैप्रोस्कोपी करा, आपने डिस्टल फिम्ब्रियोप्लास्टी कर दी तो पेशेंट कंसीव हो जाते हैं। बट बोथ द ट्यूब्स आर ब्लॉक एंड कैन नॉट बी डैमेज। ओवेरियन फेलियर हो गया, अंडा बन ही नहीं रहा है, तो वो तो एक डोनेशन करना ही पड़ेगा। अब चाहे वो एज के कारण हो गया हो, 40 साल के ऊपर हो, या यंग एज में भी हो जाता है कई बार, मेल फैक्टर हो। अब जैसे बताया मैंने कि सीमेन पैरामीटर बहुत कम है और या सीवियर इंडोमेट्रियोसिस है, तो उसमें IVF ही करना पड़ता है। या हमने जैसे कि आपने पूछा था कि एजियोस्पर्मिया है, अब स्पर्म है ही नहीं, तो उसमें एजियोस्पर्मिया 2 तरह का होता है। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव, नहीं बता रही हूँ। एजियोस्पर्मिया मीन्स कि देयर इज़ नो स्पर्म इन द सैंपल। तो अगर सैंपल में स्पर्म नहीं है तो या तो बन नहीं रहा है, या बन रहा है तो रास्ते में कहीं रुकावट है, तो या तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया है। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर ऑब्स्ट्रक्टिव होगा तो टेस्टिस का साइज़ वगैरह सब नॉर्मल होगा, हार्मोन सब नॉर्मल होगा, तो आप हार्मोनल प्रोफाइल करोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे, टेस्टिस स्क्रोटम का एग्जामिनेशन करोगे तो पता चलेगा टेस्टिकुलर वॉल्यूम साइज़ कितना है। इन सब चीज़ों से अगर आपको लगता है हार्मोन नॉर्मल है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया में तो मिलेगा ही मिलेगा टेस्टिकुलर बायोप्सी में सैंपल। लेकिन अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है यानी कि सिक्रीटरी एजियोस्पर्मिया है, तो भी मल्टीपल सैंपल्स आप लेते हैं अगर टेस्टिकुलर बायोप्सी से, अगर टेस्टिकुलर वॉल्यूम ठीक ठाक है, एकदम एट्रोफिड नहीं है, तो यू कैन अचीव सम सैंपल्स ऑफ स्पर्म, यू कैन अचीव। So just by एजियोस्पर्मिया don't tell the patient that you cannot have the baby। अगर एजियोस्पर्मिया है, पूरा कलर डॉपलर कराइए, टेस्टिकुलर वॉल्यूम सारी चीज़ें, फिर उसका टेस्ट वगैरह कराइए, हार्मोन टेस्ट सारे, है ना। अगर हार्मोन पैरामीटर भी ऐसा है तो देन सेंड द पेशेंट फॉर द टेस्टिकुलर बायोप्सी एंड टेस्टिकुलर बायोप्सी शुड बी डन इन ए ART सेंटर, क्योंकि अगर कुछ स्पर्म्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, अंजुला तुम यहाँ बैठो, तो उनको तुरंत फ्रीज करना है, क्योंकि दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। इवन विथ अगर 8-10 स्पर्म भी हमें मिल जाते हैं तो उसके बच्चे हो सकते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इवन एजियोस्पर्मिया। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेल इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट ART ही है ज़्यादातर, इसीलिए मेल इनफर्टिलिटी को भी ज़्यादातर ART स्पेशलिस्ट ही डील करते हैं। एंड्रोलॉजिस्ट का रोल सिर्फ इतना है कि वो एग्जामिनेशन करके बता दें, हार्मोन तो हम लोग खुद ही कर लेंगे और अल्ट्रासाउंड भी हमें अल्ट्रासाउंड वाला करके दे देगा। तो यहाँ पे रोल बहुत कम ही रह जाता है, ऑन पेपर ही रह जाता है एंड्रोलॉजिस्ट का। तो जो स्टेप्स थे IVF के सिंप्लीफाइड करके, जैसे कब से शुरू करते हैं, तो एक लॉन्ग प्रोटोकॉल होता है, एक शॉर्ट एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। लॉन्ग प्रोटोकॉल पहले हम लोग वही करते थे और काफ़ी लंबा होता था, जिसमें डे 21 पे एक एगोनिस्ट इंजेक्शन देते थे। इसके बाहर बताती हूँ, पहले ये समझ लीजिए तो फिर ये देखिए। स्टेप 1 में क्या हुआ, फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड, आपने गोनेडोट्रोफिन्स यूज़ किया। स्टेज 2 में एग्स आर रिमूव। स्टेज 3 में एग्स आर फर्टिलाइज विथ स्पर्म। स्टेज 4 में आपने कल्चर किया, एम्ब्रियो बन गया, और स्टेज 5 में आपने ट्रांसफ़र कर दिया। ये ट्रांसफ़र डे 2, डे 3 या डे 5 हो सकता है, आजकल डे 5 पे ज़्यादा होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे डे 21 पे हमने GnRH एगोनिस्ट दिया, फिर हमने स्टिमुलेट करना शुरू किया डे 2 से। डे 21 पे पेशेंट आया, डे 21 पे एक इंजेक्शन दिया, और डे 2 से ये गोनेडोट्रोफिन शुरू किया, मॉनिटरिंग की डे 6 से। जब मैच्योर हो गया, ओवुलेशन ट्रिगर दिया, oocyte पिकअप हुआ, स्पर्म उसी समय जब आपने पिकअप किया उसी समय स्पर्म लिया, लैब फेज हुआ एम्ब्रियोलॉजी वाला, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र,
और उसके बाद सपोर्ट एंड देन द प्रेगनेंसी टेस्ट। सो हमारा एम IUI में कितना था, मोनोफॉलिकुलर और या एट द मोस्ट 2 फॉलिकल्स। ओवुलेशन इंडक्शन में मोनोफॉलिकुलर, और IVF में हमारा एम क्या है, एटलीस्ट 8 to 10 एग्स वी वांट, क्योंकि 1-2 एग से नहीं काम चलेगा। अभी एग मिलेंगे, कितने मैच्योर होंगे, कितने M2 होंगे, कितने एम्ब्रियो बनेंगे, फिर हमें अगर कुछ फ्रीज भी करना हो। 10 एम्ब्रियोज जब मिलते, 10 एग्स मिलते हैं तो 2 या 3 यूप्लाइड एम्ब्रियोज बनते हैं। सो दैट इज़ वाई व्हेन द पेशेंट हैज़ गिवन यू 10 एग्स, 8 to 12 समझो, तो वो सही है। अगर आपको 5 से कम मिल रहे हैं तो वो पुअर रिस्पॉन्डर है। अगर आपको 15 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो हाइपर रिस्पॉन्डर हो गया। वी डोंट वांट हाइपर रिस्पॉन्डर। दीज डेज वी आर शिफ्टिंग टू फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। वहाँ पे अगर आपके ज़्यादा एम्ब्रियो एग बन गए तो आप डिफरेंट ट्रिगर देके, GnRH एगोनिस्ट ट्रिगर देके सारे एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करके फिर नेक्स्ट साइकिल में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर GnRH एगोनिस्ट ट्रिगर दे दिया तो सेम साइकिल में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो टारगेट तो हमने किया था 8 to 10 एग्स का, लेकिन अगर ज़्यादा बन गए, क्योंकि कई बार तो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो आप HCG की जगह पे GnRH एगोनिस्ट ट्रिगर दे सकते हैं, बट देन यू हैव टू फ्रीज द एम्ब्रियोज। सो दिस इज़ द वे। इसमें समझ में आ रहा है ना। डे 2 से आपने शुरू किया है एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल में सीधा, और एगोनिस्ट में आपने यहाँ पे डे 21 पे आप एक वो भी दे देते हैं, डिपो प्रिपरेशन दे देते हैं। पहले GnRH, ये सब इतना थोड़ा मैं पास ऑन कर जा रही हूँ, अब बहुत डिटेल में नहीं बताती हूँ ये, है ना। तो IVF जो करते हैं उनको जानना है। इतना बता देती हूँ कि हम GnRH एगोनिस्ट से एंटागोनिस्ट पे शिफ्ट हो चुके हैं। वाई? बिकॉज IVF हैज़ मूव फ्रॉम द हाइपर स्टिमुलेशन टू OHHS फ्री क्लिनिक, मतलब हाइपर स्टिमुलेशन फ्री क्लिनिक। नाउ वी डोंट वांट हाइपर स्टिमुलेशन, वी डोंट वांट मल्टीपल प्रेगनेंसी, वी वांट ए सिंगल हेल्दी बेबी। हमें ट्विन भी नहीं चाहिए। सो दैट इज़ वाई पहले हम लोग डे 2, डे 3 ट्रांसफ़र करते थे, 3-3, 4-4 एम्ब्रियो डालते थे। अभी हम डे 5 ट्रांसफ़र करते हैं, सिंगल या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एट द मोस्ट, जहाँ तक पॉसिबल हो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डे 5 ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र पे करते हैं। एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल का क्या फ़ायदा हुआ कि छोटा है, पेशेंट्स को दवाएं भी कम लगती हैं, पेशेंट फ्रेंडली है, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट ऑल द सेंटर्स आर यूजिंग 80% एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। कभी कभी एगोनिस्ट प्रोटोकॉल भी करना पड़ता है सिलेक्ट केसेस में, जैसे सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है या हमें सप्रेस करना है कुछ चीज़ों को। तो गोनेडोट्रोफिन्स भी कई तरह के थे। पहले यूरिनरी गोनेडोट्रोफिन्स थे। यूरिनरी गोनेडोट्रोफिन्स कहाँ से आते हैं? पोस्ट मीनोपॉजल वीमेन की यूरिन से कलेक्ट होते थे। तो कितने पोस्ट मीनोपॉजल वीमेन की यूरिन को कलेक्ट करना कितना डिफ़िकल्ट है, तो उसमें प्योरिटी का भी लफड़ा था। तो उसके बाद रिकॉम्बिनेंट एंड बायोसिमिलर गोनेडोट्रोफिन्स हैव कम इन द मार्केट नाउ। दे आर लिटिल कॉस्टली, बट यूरिनरी रिकॉम्बिनेंट को भी आज यूरिनरी गोनेडोट्रोफिन्स को भी प्योरीफाइड कर दिया गया है, एंड दे आर ऑल्सो नाउ इक्वली इफेक्टिव एज रिकॉम्बिनेंट, बिकॉज रिकॉम्बिनेंट महंगे हैं। तो उसके बाद फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं और फिर ओवम पिकअप करते हैं। ओवम पिकअप इज डन अंडर शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट कैन गो आफ्टर 2 to 3 आवर्स। 2-3 घंटे में ही पेशेंट घर चला जाता है। एडमिशन पूरा का पूरा OPD प्रोसीड्यूर है। एडमिशन इसमें नहीं के बराबर ही है। अगर आपको सिर्फ लग रहा है कि कोई बहुत दूर का पेशेंट है, रहना चाहता है, अदरवाइज़ IVF सेंटर में पेशेंट एडमिट नहीं होता है। वो आता है, वो हम पिकअप कराता है, चला जाता है। फिर जिस दिन ET होता है उस दिन वो आता है, ET कराता है। ET के बाद भी कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आधे घंटे में पेशेंट हैज़ टू बी अपराइट। वाई? बिकॉज यूट्रस का जो एक्सिस है वो लेटे रहने में ज़्यादा डेंजरस है। तो आधे घंटे में पेशेंट को ऊपर हो जाना है। लता सिस्टर क्या कर रही हैं? रहने को।
So you can see the follicles. ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है बीच में आप पूछ सकते हैं. हाँ, सो गुड क्वेश्चन. बेसिकली मेनोपॉज हो गया है, इसका मतलब है कि अंडे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, या इमेज बहुत कम है, तो एक डोनेशन ही करना पड़ेगा. बट अभी ART लॉ हैज़ कम, तो आप पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में भी 50 साल तक ही एक डोनेशन कर सकती हैं. 50 साल भी क्या, मान लीजिए कि आपने पिकअप शुरू किया, 50 साल की होने वाली है और आपने अंडे फ्रीज कर दिए और 50 साल क्रॉस हो गया, नहीं कर सकते, नहीं ट्रांसफ़र कर सकते. यू कैन नॉट ट्रांसफ़र. सो यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग बिफोर शी कंप्लीट्स 50 years. एंड द हस्बैंड का एज ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ, 55. अपर एज इज़ 55. तो आप कर सकते हैं मेनोपॉजल में कोई, बट यू हैव टू रूल आउट. जब आप एल्डरली पेशेंट में कर रहे हैं तो प्लीज़ कार्डियक फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल. 50 के बाद कुछ नहीं कर सकते, कोई भी ART प्रोसीड्यूर नहीं कर. हाँ, एक फ्रीज तो आपको 30 years में, एट द मैक्स 32 years में ही कर लेना चाहिए. अपनी सब लड़कियों का करवा देना चाहिए जो भी डिले कर रही हैं चाइल्ड बियरिंग, चाहे शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो. जितना यंग में करा लेंगे उतना बेटर है. तो आपको ये दोबारा तो नहीं मिलेगा. अब 28 to 30 में आजकल तो बहुत OPD प्रोसीड्यूर है, क्या ऐसा है इतना. आप आए, इंजेक्शन लिया, आपने पिकअप कराया, चले गए. सो सोशल एग फ्रीजिंग एंड देन देयर आर, ऐसे आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछे क्योंकि ये तो बहुत लंबा है तो ज़्यादा बेटर है. तो सोशल एग फ्रीजिंग होती है और एक फ्रीजिंग होती है जो एक्सेस ऑफ एग बन गए हैं उसकी एक फ्रीजिंग, और तीसरी एक फ्रीजिंग होती है कैंसर एग फ्रीजिंग. किसी को अगर कैंसर डायग्नोज हो गया है और अगर उसके पास समय है तो वो इमीडिएटली IVF करा के अपने एग फ्रीज कर सकता है, और जब कैंसर ठीक हो गया तो फिर वो उसके बाद ट्रांसफ़र कर सकता है. सो दीज आर द 3 types ऑफ एग फ्रीजिंग. तो IVF में 2 प्रोटोकॉल है. एक तो क्लिनिकल प्रोटोकॉल है जो कि पेशेंट रिक्रूटमेंट, दवा देना, मॉनिटरिंग. दूसरा है लैब प्रोटोकॉल. तो जो ये पहला प्रोटोकॉल है, इट इज़ डन बाय द क्लिनिशियन एंड द लैब प्रोटोकॉल इज़ हैंडल्ड बाय अ एम्ब्रियोलॉजिस्ट. सो दीज 2 people हैव टू बी इन्वॉल्व एंड दे हैव टू बी साइड बाय साइड, आपस में वो होना चाहिए. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द लैब, ये नहीं कि आपने को पता ही नहीं है. क्लिनिशियन हैज़ टू बी इक्वली इन्वॉल्व. यू हैव टू नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द एग, तो एग की ग्रेडिंग करनी पड़ेगी. व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियोज, उसकी भी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी. अब मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताती हूँ. दिस इज़ द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. पर ये 2 प्रोन्यूक्लियाई दिख रहे हैं, ये 2 एम्ब्रियो स्टेज है. ये फर्टिलाइजेशन हो गया है और ये उसके बाद 8 सेल एम्ब्रियो है एंड देन दिस इज द मॉड्यूला. एंड बिफोर यू ट्रांसफ़र इंडोमेट्रियल असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आप इंडोमेट्रियल को देख के उसकी भी स्कोरिंग हम लोग कहते हैं, एप्पल बॉम स्कोरिंग करते हैं कि इंडोमेट्रियम रिसेप्टिव है कि नहीं है. ओनली यू हैव टू ट्रांसफ़र विद इन द इम्प्लांटेशन विंडो. इम्प्लांटेशन विंडो इज़ वेरी स्मॉल, 48 hours to 2 to 3 days का ही होता है. तो हमको ऐसे सिंक्रोनाइज़ करना है कि उसी के बीच में ही हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है. उसके लिए हम कलर डॉपलर की सहायता लेते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. आपने सब कुछ बहुत अच्छा बना लिया. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र शुड बी एज सिंपल एंड एज पेनलेस एज पॉसिबल. ये बिल्कुल बिना एनेस्थीसिया के होता है. अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं, ठीक है. पार्शियल फील्ड ब्लैडर में किया जाता है. नंबर ऑफ़ एम्ब्रियो तो बता दिया मैंने, और सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हम लोग एक साइकिल पहले मॉक ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिससे कि अगर किसी का यूट्रस का शेप टेढ़ा मेढ़ा हो और बहुत डिफ़िकल्ट ट्रांसफ़र हो तो हमें पहले से पता रहता है, उसका पिक्चर बना के डायरेक्शन यूट्राइन कैविटी का किधर जा रहा है. तो दीज ऑल कैन इंक्रीज द सक्सेस रेट इन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. एंड आफ्टर द IVF फिर हम ल्यूटियल सपोर्ट देते हैं, प्रोजेस्टेरोन.
we have to transfer in uterus, fundus of the uterus. No. Embryo are transferred in the uterine cavity 1.5 centimeter below fundus, अपर पार्ट ऑफ द यूट्राइन कैविटी. तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं हम, और पहले से यूसीएल भी देख के रखते हैं. सपोज इट इज़ अ डिफ़िकल्ट ट्रांसफ़र, तो जब हम प्री असेसमेंट करते हैं तो हमको पता होती है कि यूट्राइन लेंथ कितनी है, अकॉर्डिंगली वी डू द ट्रांसफ़र. Luteal support is very important, and after IVF, after 14 days, we can know the result. So already we have covered this. IVF failure कई कारण हो सकते हैं. Failure to get egg, poor quality egg, failure of fertilization, poor quality embryo, failure of implantation. अभी जो पहले था रिस्क एसोसिएटेड विथ स्टिमुलेशन, अब नहीं है. अब स्टिमुलेशन, हाइपर स्टिमुलेशन देखे हुए हम लोगों को तो अरसा हो गया. पहले बहुत होते थे, अब तो एकदम हाइपर स्टिमुलेशन होता ही नहीं है. एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी, पहले ट्रिपलेट्स होते थे, इतना हम लोग रिडक्शन करते थे. अब तो ट्विंस भी बहुत रेयरली ही होते हैं. एंड अदर रिस्क जैसे पिकअप के साथ, ये सब एक्सपर्ट हैंड्स में तो नहीं के बराबर है बिल्कुल भी. एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी इज स्टिल देयर विथ IVF प्रेगनेंसी आल्सो. उसके लिए हमको प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. वी गिव प्रोबायोटिक्स टू रिड्यूस इन्फेक्शन. पहले जब हम एक एंटीबायोटिक का कोर्स भी शुरू में दे देते हैं. एंड जब हम इजेक्ट उसको प्रेशर देते हैं तो इट शुड बी वेरी स्लो, एंड द एम्ब्रियो शुड नॉट गो टू द कॉर्नियो. तो इट शुड बी वेरी जेंटल ट्रांसफ़र, शुड नॉट बी ऐसे पुश करके नहीं करना है. दैट कैन कॉज. एंड अगर किसी को पहले से एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री होती है तो हम थोड़ा लोअर ट्रांसफ़र करते हैं. दीज आर द प्रिकॉशन वी टेक टू प्रिवेंट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. और अगर किसी को हाइड्रोसल्पिंग से या बहुत ख़राब ट्यूब है तो लैप्रोस्कोपी करके मीडियल एंड ऑफ द ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं. अगर किसी को प्रीवियस एक्टोपिक हो चुकी हो तो उसको, क्योंकि वो फिर भी जा सकता है ना, एम्ब्रियो तो फिर भी क्रॉल करके जा सकता है. सो ICSI में हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं. सी दिस इज़ द होल्डिंग पिपेट एंड दिस इज़ द इंजेक्टिंग पिपेट. तो ये एक के अंदर एक स्पर्म को इंजेक्ट करना इस ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तो नॉर्मल IVF तो आजकल बहुत कम ही होता है, ज़्यादातर ICSI ही करते हैं. ज़्यादातर ICSI ही होता है क्योंकि वी डोंट वांट पहले कि फेलियर हो जाए और फिर हम ICSI करें. सो ऑल दो सेंटर्स हु हैव ICSI मशीन विद देम, they do 100% ICSI only. Sometimes only when the count is very good we can do droplet method and we can. So ICSI कब करेंगे? नॉर्मली रूटीनली कर रहे हैं आजकल तो. बट अगर सीमेन पैरामीटर्स बहुत ही लो है तो शुरू से ही हमें ICSI करना है. और एंजियोस्पर्मिया से जो हमें स्पर्म्स मिल रहे हैं उसमें तो हमें ICSI ही करना है. या अगर हमने जो एग्स क्रायो प्रिजर्व कर रखे थे उससे ICSI ही करना पड़ेगा. तो फ्रोज़न स्पर्म सैंपल है उससे भी हमें यानी फ्रोज़न स्पर्म या फ्रोज़न एग सैंपल है तो हमें ICSI ही करना पड़ेगा. सो कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें स्पर्मेटोजोआ होते हैं बट सारे इमोटाइल होते हैं, तो हम उसमें लाइव टेस्ट करते हैं. स्पर्मेटोजोआ अगर लाइव हैं और इमोटाइल है तो उससे भी ICSI कर सकते हैं और उससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है. आउटसाइड. ICSI इज़ ए वे ऑफ फर्टिलाइजेशन. जैसे IVF में हम एक एग्स के ऊपर 10,000 एग्स वो स्पर्म्स को डाल देते हैं, दैट इज़ IVF. और जब हम एक को लेके उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ICSI. बोथ आर द वे ऑफ फर्टिलाइजेशन. बट इन IVF देयर इज 60% चांसेस ऑफ फेलियर, फर्टिलाइजेशन फेलियर. सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन. तो अगर कुछ स्ट्रिक्ट इंडिकेशन है तो सीधा ICSI जाएंगे, और फिर भी अगर हमारे पास कम एग्स है तो भी हम ICSI. तो नॉर्मली some centers do ICSI for all. Some center if they have sufficient eggs they do half IVF half ICSI. ये अपना अपना सबका प्रोटोकॉल होता है. फिर अगर हमने स्पर्म अगर रिट्रीव किया है तो भी हम ICSI करेंगे. अब हमें सिलेक्ट करना है बेस्ट स्पर्म को. अगर हम ICSI कर रहे हैं तो हमें जो स्पर्म को सेलेक्ट करना है वो एकदम बेस्ट मॉर्फोलॉजिकली होना चाहिए, बेस्ट मोटाइल. उसके लिए ये पिक्सी डिश होती है. पिक्सी डिश में जब हम डालते हैं तो वो सबसे हेल्दी और सबसे मोटाइल स्पर्म को सेलेक्ट कर लेता है.
पिक्सी इज़ वन वे ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट स्पर्म। इसमें स्लाइड नहीं है, और एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफ्लूटिक्स। माइक्रोफ्लूटिक्स से भी हम बेस्ट स्पर्म को, स्पेशली अगर आप कभी कभी डीएनए टेस्ट स्पर्म का टेस्ट करते हैं, डीएनए फ्रैगमेंटेशन, तो डीएनए फ्रैगमेंटेशन हाई आता है। डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट हम कब करेंगे? जब रिकरेंट एबॉर्शन हो रहे हैं या रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है किसी को। नहीं हो सकता, वी डोंट नो ना, वी कांट डू। आईवीएफ के से कुछ नहीं कर सकते, वो पीजीटीए से होता है, बट दैट इज़ बैन इन इंडिया। ठीक है, आईवीएफ में इक्सी नहीं, वो तो दोनों हो सकते हैं, वो तो दोनों ही हो सकते हैं। तो इक्सी इज इंजेक्टिंग ए सिंगल स्पर्म इनसाइड द सिंगल एग, दैट इज इक्सी। ठीक है, दैट इज ओन इक्सी। इक्सी में फर्टिलाइजेशन इज हाई। पहले शुरू में जब इक्सी आया था तो कहते थे बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ लॉट ऑफ स्टडीज़ हैज़ कम एंड इक्सी इज़ वेरी सेफ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इक्सी फॉर ऑल। बट जो पेशेंट आपके पास आते हैं जिनको 1 मिलियन काउंट है सिर्फ, वो इनहेरिट होता है बच्चे में, तो वो आपको काउंसलिंग करनी है। नहीं तो वो बोलेंगे आपने इक्सी किया तो हमारा बेटा हुआ, उसको भी 1 ही मिलियन काउंट आ रहा है। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग करनी है। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग होते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस का, वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलेशन, और काउंसलिंग होती है कि ये जो कंडीशन है आपको, आपके बच्चे को भी हो सकती है। ठीक है, तो इक्सी इज़ नाउ इस्टेब्लिश्ड एंटिटी, और इसमें आप जब बोलोगे तो मैं रुक जाऊँगी, क्योंकि आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो जब हम आईवीएफ करते हैं तो असिस्टेड हैचिंग करते हैं। असिस्टेड हैचिंग मतलब कि जो ये हैचिंग दिखाया है, ये हैच कर रहा है, दिस एम्ब्रियो इज हैचिंग। तो एम्ब्रियो हैज़ टू हैच बिफोर इट इम्प्लांट्स। अगर इसकी जो लेयर है ऊपर वाली जोना अगर बहुत हार्ड होगी तो इट मे नॉट हैच, आपने अंदर ट्रांसफ़र किया, हैच नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कंडीशंस जहाँ पे आप सोचते हैं कि आपको हैच करने में हेल्प करनी है, दैट इज़ असिस्टेड हैचिंग। दैट कैन बी डन इन ओल्डर एज, जहाँ पे एफएसएच बढ़ा हो, एम्ब्रियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो, जोना पेलुसिडा थिक है, और प्रीवियस आईवीएफ फेलियर है, क्रायो प्रिजर्व्ड एम्ब्रियोज है, तब हमको असिस्टेड हैचिंग करनी चाहिए। ये केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल, आजकल हम लोग जो करते हैं वो लेज़र से करते हैं, लेज़र हैचिंग करते हैं। लेज़र हैचिंग से हम पूरा छेद नहीं करते, ये जो जोना है इसको खाली थिन कर देते हैं। दिस इज थिनिंग ऑफ द जोना इज नोन एज असिस्टेड लेज़र हैचिंग। आजकल हम सिर्फ ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र दिस डेज वी आर डूइंग, दैट इज़ द न्यू थिंग। मेरा फ़ोन देना अंजुला, उसमें कुछ लेटेस्ट चीज़ें हैं वो मैं बता दूँगी। सो दिस वाज ब्लास्टोसिस्ट। अभी रिपीटेड फेलियर्स में नहीं, अभी हम लोग रूटीनली वी आर डूइंग ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र, 1 और 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र ऑन द डे 5। पीजीडी आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी, आप समझ चुके हैं या फिर से बताना है? अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई या एनोप्लॉइडी के डिटेक्ट करने के लिए हम पीजीडी करते हैं, जिसमें कि हम बायोप्सी करते हैं एम्ब्रियो की, एक एम्ब्रियो की, और उसमें देखते हैं कि वो एनोप्लॉइडी अगर है तो नहीं ट्रांसफ़र करना, या उसमें कोई जेनेटिक डिजीज़, मतलब डूइंग द बायोप्सी ऑफ एवरी एम्ब्रियो एंड ओनली ट्रांसफरिंग हेल्दी एम्ब्रियो बैक, दैट इज़ पीजीडी। उसमें पीजीटी ए होता है जो एनोप्लॉइडी के लिए होता है, पीजीडी एम होता है जो मोनोजेनिक डिजीज़ के लिए होता है, पीजीटी एस होता है जो कि सिंगल जीन डिफेक्ट के लिए होता है। तो इससे हम क्या क्या देख सकते हैं? सिकल सेल एनीमिया, टे सैक्स डिजीज़, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये सब कंडीशंस है पेशेंट को, तो वी कैन ऑफर द आईवीएफ बाय पीजीटीए। अब जो आईवीएफ में क्या चेंजेस आया है इधर पिछले कुछ सालों में, क्रायो प्रिजर्वेशन हैज़ चेंज। अभी विट्रिफिकेशन, पहले एग इतना प्रिजर्व करना आसान नहीं था, अभी नाउ एग्स कैन बी प्रिजर्व, एग्स कैन बी फ्रोजन एंड केप्ट फॉर, अभी तो 10 ईयर्स तक तो एआरटी लॉ भी बोल रहा है, लेकिन और भी आगे कर सकते हैं। फिर माइल्ड आईवीएफ, वी हैव अगेन कम बैक टू माइल्ड आईवीएफ। पहले हम जब मैंने सीखा था शुरू में तो क्लोमिफेन साइट्रेट और गोनाडोट्रोपिन साइकिल होता था, इंदिरा हिंदुजा से जब सीखा था,
नाउ वी आर बैक अगेन, वी कैन स्टिल डू। जब हम क्लोमिफेन साइट्रेट और गोनाडोट्रोपिन से करते हैं दैट इज़ माइल्ड आईवीएफ, और यंग पेशेंट में बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे एग्स नहीं चाहिए, हमें थोड़े एग्स चाहिए, हेल्दी एग्स चाहिए। यंग पेशेंट में थोड़े एग्स में भी हो जाता है। अब जो एक और नई चीज़ आई है वो है इम्सी, एम्ब्रियोस्कोप, कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस, और उससे भी ज़्यादा आ गया है एआई बेस्ड सीमेन एनालिसिस, जो कि हमारे पास है, हम लोग उसको करते हैं। सारी चीज़ों को तो कवर कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो फिर तो रात कितना समय हो गया। एम्ब्रियो क्रायोप्रिजर्वेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसका बहुत एडवांटेज है कि अगर एक बार किसी ने एम्ब्रियो फ्रीज करा लिए तो 2-3 साइकिल हो सकते हैं, तो पेशेंट को बार बार इंजेक्शन नहीं लेने पड़ते, दैट इज़ द एडवांटेज। ओवेरियन टिश्यू ऑल्सो कैन बी क्रायोप्रिजर्व्ड। जो पेशेंट्स को कैंसर के लिए जा रहे हैं, वी कैन टेक आउट द ओवेरियन टिश्यू एंड chunks of ovarian tissue can be cryopreserved. Later on it can be transferred back to the patients when the patient recovers. So this is a new thing that ovarian tissue cryopreservation is also available these days. हाँ, नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। ओवेरियन टिश्यू फिर ट्रांसप्लांट कर देंगे वापस आपके, उसका पूरा प्रोसेस होता है। एंड साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफ़र क्या होता है कि जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो कुछ पेशेंट हैं जो एक डोनेशन नहीं लेना चाहते, राइट? तो उनमें आप यंग पेशेंट से साइटोप्लाज्म लेके ट्रांसफ़र कर दोगे। मतलब आपने जब बनाया, एक जब आपने निकाला तो उस एक से उसका साइटोप्लाज्म निकाल दिया और एक यंग लेडी का साइटोप्लाज्म उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी जाएगा, ठीक है? सो दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफ़र। द बेबीज हैज़ बीन बॉर्न इन द यूके, सो जेनेटिकली बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हैज़ डीएनए, राइट? तो इसके 3 पेरेंट हो गए एक तरह से, इस पेशेंट के जेनेटिक 3 पेरेंट हो गए। ये जो बच्चा पैदा होगा उसके जेनेटिकली 3 पेरेंट्स हो जाएंगे। बट दिस इज़ पॉसिबल, ऑल्दो इट इज़ इन इंडिया इट इज़ अभी नॉट पॉसिबल, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, बट ऑफ कोर्स दिस मे बी द फ्यूचर। इससे डिसएडवांटेज क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से जो रिलेटेड डिजीजेज होती हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। उस साइड डोनेशन तो कर ही सकते हैं, जैसा कि आपने पूछा था, एम्ब्रियो डोनेशन कर सकते हैं, अनसरोगेट। बट सरोगेसी को लेके जो लॉ है अपने इंडिया में तो बहुत लिमिटेड है। एट्रियोटिक सरोगेसी इज़ पॉसिबल, मतलब कि सरोगेट से आप पैसा नहीं दे सकते, सरोगेट कैन नॉट बी कंपनसेटेड, जो अपनी इच्छा से करे वही कर सकते हैं। तो सरोगेसी बहुत लिमिटेड है और एआरटी अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सरोगेसी क्लिनिक के लिए, बट बहुत लिमिटेड है। अगर सरोगेट करना है तो पहले उसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, फिर सीएमओ उसको एक सर्टिफिकेट देगा, फिर उसको कोर्ट से एक एफिडेविट लाना होगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैनल्स विच हैज़ टू बी पास्ड, देन ओनली यू कैन डू सरोगेसी, इवन एट्रियोटिक। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट एट द मोमेंट, दोज पीपल हु आर डूइंग अंडर द टेबल, बट अदरवाइज़ अगर कोई इस तरह से लाता है तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना आसान नहीं है। माइल्ड IVF आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो वी हैव कम फ्रॉम माइल्डर स्टिमुलेशन टू फ्रीज ऑल टू सेफ ART। नाउ IMSI मैंने बताया आपको नहीं ना, IMSI इज़ इवन हायर देन ICSI। अभी ICSI में क्या है, एक स्पर्म तो हम इंजेक्ट कर रहे थे बट वो कितना छोटा हमको दिखता है। IMSI में 8000 टाइम्स माइक्रो मैग्नीफिकेशन है। तो हम एक स्पर्म को, अभी मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, ये देखिए, हम इतना मैग्नीफाई करके आपको देख सकते हैं, एक स्पर्म का पूरा कंटेंट देख सकते हैं, और तब ये देख के हम सेलेक्ट करते हैं ओनली हेल्दी स्पर्म, एंड व्हेन दैट इज इंजेक्टेड दैट इज कॉल्ड IMSI, ठीक है? एम्ब्रियोस्कोप आ गया है आजकल तो एम्ब्रियोस्कोप में आप एम्ब्रियो को रखिए और वो पूरी स्टेजेस, ये सारे स्टेजेस, तुम्हारा वीडियो कहाँ है सलमान?
एक एक आप उस एम्ब्रियो का जब फर्टिलाइजर एक से लेके एम्ब्रियो बनने तक का पूरा लाइफ साइकिल रिकॉर्ड हो जाता है. सो दैट इज़ द पावर ऑफ. कहाँ एक भी नहीं आया? नहीं आया बेटा. एंड वो तो फिर स्टेम सेल बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बट मैं थोड़ा समय उसके लिए भी रखना चाहती हूँ. तो अभी आईवीएफ में इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल हो गया है. एवरी पेशेंट, कोई एक ही प्रोटोकॉल सबके लिए नहीं लागू है. एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट एंड आईवीएफ इज़ लाइक ए डार्ट. जैसे डार्ट में हम डालते हैं तो वो बीच में जाना चाहिए, वैसे ही हमें ऐसा प्रोटोकॉल ढूंढना है कि वो वहीं पे जाके लगे और तो प्रेगनेंसी होती है. सो इवन एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर, द पेशेंट बिकम्स प्रेग्नेंट. मैं चाहूँगी कि बाकी समय आप लोग कुछ क्वेश्चन बताइए, पूछिए. बता रही हूँ मैं, ये चलेगा? लैब में बहुत एडवांसमेंट हो गए हैं. जब मैंने शुरू में सीखा था तो कल्चर मीडिया हम बनाते थे, बनाना सीखा था मैंने. उसके बाद अब रेडीमेड आ गया, फिर हम उसमें कई चीज़ें मिलाते थे. बना हुआ भी आता था तो भी हमें कुछ ऐड, अब सब कुछ रेडीमेड आता है. अब आईओआई के लिए भी ऐसे मीडियाज़ हैं जिनको रूम टेम्परेचर पे ही रख सकते हैं. स्टेबल मीडियाज़ हैव कम. ये प्रोजेक्टर में सपोर्ट नहीं कर रही. हैं? प्रोजेक्टर में शायद सपोर्ट नहीं कर रही थी. और एआई हैज़ कम इन ए लॉन्ग वे इन आईवीएफ. तो हम एआई की सहायता से बेस्ट एम्ब्रियो सेलेक्ट कर सकते हैं. एम्ब्रियोस्कोप भी एम्ब्रियो को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है हमें, कि कौन सा एम्ब्रियो कैसे डिवाइड करे. वो वीडियो चल नहीं रहा है इसमें. बट एम्ब्रियोस्कोप इज़ वेरी कॉस्टली एंड इट इज़ मेनली फॉर द रिसर्च पर्पस. 1 करोड़ का है एक मशीन, और उसके लिए फिर अलग से एक डेडिकेटेड एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपको चाहिए. एंड उतना टाइम होना चाहिए कि आप एक एक एम्ब्रियो की पूरी साइकिल को देख के फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए. व्हेन आई वेंट टू साउथ टू ए डॉक्टर, तो वो एक एक पेशेंट का लाइफ साइकिल देख के एम्ब्रियो का एक मीटिंग होती थी पूरी. You need a lot of time and that does not increase any further pregnancy rate. It is more of a theoretical, or you can say for the research purpose. And India is a poor country. तो अगर आप 1 करोड़ की मशीन लगाओगे तो आप पेशेंट से ही तो लोगे, तो इतना पॉसिबल नहीं है. देयर आर अदर वेज फॉर द बेस्ट एम्ब्रियो सिलेक्शन. एक तो मॉर्फोलॉजिकली और दूसरा आप एआई बेस्ड. तो एआई आजकल हैज़ कम इन द लॉन्ग वे. इट कैन सेलेक्ट द बेस्ट एग्स, it can select the best embryos, and very soon I think with the ultrasound आता है तो वो endometrium का भी जो है वो भी हर चीज़, जितनी भी चीज़ें इमेज बेस्ड हैं वो सारा और इसमें आ जाएगा. पूरे फुल स्क्रीन करो बेटा. अच्छा है, ठीक है. स्टेम सेल. तो स्टेम सेल जो है, जब ये एम्ब्रियो डिवाइड करता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल उससे बन सकता है और उससे ऑर्गन बन सकते हैं. यानी कि स्टेम सेल कई तरह के होते हैं. हमारे बॉडी में हैं, हमारे बोन मैरो में है, दैट इज़ एडल्ट स्टेम सेल, ठीक है. एंड कॉर्ड में होता है, कॉर्ड ब्लड में होता है, वो भी स्टेम सेल है. और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. तो स्टेम सेल होता है एक टोटीपोटेंट. टोटीपोटेंट में तो ये पूरा ह्यूमन बॉडी बना सकता है. दैट इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इज़ द टोटीपोटेंट. बट जो प्लूरीपोटेंट होता है, इट कैन मेक मोस्ट सेल लाइन बट नॉट एन इंडिविजुअल. बट जो क्लोनिंग होता है वो टोटीपोटेंट सेल से होगा. वो पूरा का पूरा आपका क्लोन बना देगा, आपके से एम्ब्रियो बनाएगा और पूरा आपका क्लोन बना सकते हैं. मल्टीपोटेंट होते हैं जैसे कि हमारे बोन मैरो में है, कि वो कुछ सेल बना सकते हैं, उनसे कुछ चीज़ें बन सकती हैं. आने वाले समय में क्लोनिंग तो बैन है, बहुत लिमिटेड है. इंडिया में भी स्टेम सेल के लिए अलग से लाइसेंस लेनी पड़ती है. बट बी मैक जो होते हैं, जो बोन मैरो से हम डिराइव करके बिना ज़्यादा केमिकल प्रोसेस किए इंजेक्ट करते हैं, वो पॉसिबल है. उसके लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए. आई हैव डन ए फेलोशिप इन स्टेम सेल ऑल्सो. So very soon we are going to start. I have already taken a machine and everything, and we have the people who will come and do here initially. तो आपके पास कोई भी इस तरह का पेशेंट हो जिसको कि एंडोमेट्रियम में
एडिशन है और वो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें स्टेम सेल डाल सकते हैं। ओवेरियन रिजर्व कम है और उसको अपना ही बच्चा चाहिए, उसमें स्टेम सेल डाल सकते हैं। और किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वहाँ भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब मेंटोर जिससे कि मैंने ट्रेनिंग ली है, स्टेम सेल्स हम लोग कहाँ से लेंगे? बोन मैरो से। हाँ बोन मैरो से ये सब? हाँ हाँ, ये सब तो बोन मैरो से ही होगा। ऑटोलोगस स्टेम सेल कैन बी यूज्ड इन द सेम पेशेंट विदाउट एनी केमिकल प्रोसेशन इन द लैब। हम निकालते हैं उसको, जैसे हम IUI की तरह से प्रोसेस करते हैं, सिर्फ उसमें हम कुछ मिलाते नहीं हैं, उसमें स्टेम सेल को हार्वेस्ट करते हैं और वापस इंजेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ पॉसिबल। उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस नहीं लेनी है। द मोमेंट वी डेवलप फर्दर तो उसके लिए स्टेम सेल की लाइसेंस चाहिए। तो वो हम लोग ऑलरेडी वी आर डूइंग PRP ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं। स्टेम सेल के लिए भी हम लोग स्टेम सेल नॉट वेरी कॉस्टली। जो इसका कॉस्ट आता है वो एक्चुअली एक ही बार करना है, एंडोमेट्रियम में भी एक ही बार इंजेक्ट करना है, 1.5 lakhs। वी कैन गिव सम कंसेशन टू द इनिशियल पेशेंट्स, और जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा तो वी कैन डू इन 1 lakh ऑल्सो। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी इस तरह के पेशेंट्स हों तो भेजिए, क्योंकि हमारा अगला ट्रेनिंग सेशन जो है वो फरवरी में है और हमारा इक्विपमेंट वगैरह सब आ चुके हैं। तो इनिशियली तो बाहर से डॉक्टर्स आएंगे करने के लिए उसको। तो वी हैव ऑलरेडी मतलब लॉन्च्ड दिस थिंग। और PRP तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो जिनके ओवरी में सेल एग नहीं बनते और इंडोमेट्रियम में भी थिनिंग है ऑफ इंडोमेट्रियम, तो उसमें PRP तो हम लोग अभी इंजेक्ट कर ही रहे हैं। बट PRP यू हैव टू इंजेक्ट 3 times, मतलब मंथली 3 बार करना पड़ता है। स्टेम सेल एक ही बार करना पड़ता है। नैनो फैट भी इंजेक्ट किया जाता है। तो बट स्टेम सेल इज़ बेटर। आई हैव लर्न बोथ द थिंग्स, 3 things, तीनों ही चीज़ें सीखी हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द न्यू थिंग एंड स्टेम सेल इज़ द फ्यूचर। एंड इससे आप ऑर्गन मतलब बना सकते हैं, हार्ट बना सकते हैं स्टेम सेल से, एंड देन इट कैन बी ट्रांसफर। तो फ्यूचर में तो ये है ही है। सो ऑल दोज वीमेन हु विल ट्राई, देखिए जो कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आप IAS का एग्ज़ाम देते हैं, क्या गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे? आप थ्योरी में पास होते हैं, आप प्रैक्टिकल में रह जाते हैं। सो वी कैन ट्राई, वी आर नॉट गॉड। जो प्रेगनेंसी होती है इट इज़ नॉट ए डिजीज़, इट इज़ ए गॉड्स गिफ्ट। एंड ये तभी मिलती है जब ईश्वर चाहता है। बट जो कोशिश करता है, आप अपनी कोशिश करते हैं, पेशेंट, डॉक्टर अपनी कोशिश करता है, और कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती। थैंक यू। तो वी आर डूइंग 18 दिसंबर 99 को गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ इनॉग्रेटेड आवर सेंटर एंड स्टिल वी आर टाइड अप विद डॉक्टर पाई ऑल्सो। मतलब हमारा टेक्निकल कोलैबोरेशन उनसे रहता है, डॉक्टर ऋषिकेश पाई से। उन्होंने ही हमारे मतलब मेन टीचर वही थे और उन्होंने ही फाउंडिंग किया था यहाँ पे इस सेंटर का ओपनिंग में। तो 25 साल तक वो आते रहे, मतलब 20 साल तक तो आते ही रहे, अभी भी आते हैं बीच बीच में। बट वी आर नाउ इंडिपेंडेंट सिंस मेनी, और हम लोग डे टू डे पे भी करते हैं। सो द कंक्लूजन इज़ दैट ART हैज़ कम रैपिडली, डेवलप्ड रैपिडली, एंड नाउ इट हैज़ इट्स ए ग्रेट होप फॉर द इनफर्टाइल कपल। And we have come a long way to the mild IVF and the safe IVF and OHH free clinic, and it is affordable। आपको एक जॉइंट रिप्लेसमेंट आपको कितने का पड़ता है? आप अपना एक सोचिए ना, कार्डियक सर्जरी तो अगर आपको एक लाइफ मिलती है 1.5-2-3 लाख में, तो क्या है? कुछ भी नहीं है। इट इज़ नथिंग। आजकल इतना तो लोग एक बर्थडे पार्टी पे खर्च कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी कॉस्टली, and it is affordable and it is available. So you should refer the patients for IVF or ART और टाइम से, because एज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एज का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। द ओनली ट्रीटमेंट टू प्रिजर्व योर गोनाड्स सेल्स, सेक्स सेल्स, आर फ्रीजिंग एट ए अर्ली स्टेज। टू प्रिजर्व, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं, अपनी चीज़ें रखते हैं, तो अपने जर्म सेल भी आप अपने बैंक में रख सकते हैं।
कभी बाद में जाके किसी के बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो आई थिंक इट शुड बी रूटीन फॉर एवरीवन। बहुत कॉस्टली थोड़ी है ना उसको प्रिजर्व करना। थैंक यू वेरी मच। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई होप आई डिड नॉट बोर यू विद द, मैं सोच रही थी क्या बोलूँ जो आप लोगों को सब समझ में आए और मतलब यूज़फुल हो। आई होप यू हैव सम टेक अवे पॉइंट्स, टेक होम पॉइंट्स। IVF लैब का बनाया कहाँ है? लैब कोड की कहाँ है? मैंने इसमें नहीं लगा, वो अलग से ना लॉन्ग वीडियो थी, इसमें नहीं लगा। हाँ वो चला गया। दिस इज द लैब है, इसको हटा दो। फाइनल है। अभी अगर बोलना ये मैम ये इसको हटा, आवाज़ दे। Today I will take you to a short tour to Epic Test Tube Medicine. So welcome to our lab, and see, this is our lab. This is the machine with which you prepare the sperm. This is the sperm fuse machine, a special centrifuge where the legs to damage to the sperm. And this is the stereo microscope and the station where we scan the eggs. After the ovum pickup, the dish is tubes are passed through the window, and here the embryologist scans the eggs. So this is a stereo microscope, and this station is totally, this remains at 37 degree temperature indirectly. After we scan, then we keep the eggs in these incubators. We have 3 air cell and 1 milk incubator. And then after keeping in the incubators for some time, we do ICSI. So this is the semi-motorized ICSI machine, the new model of Olympus Nourishi. In this, along with the ICSI, we have laser attachment, we have IMSI attachment, and we have spindle beam. So the laser improves the success rate of IVF. The IMSI helps in especially recurrent abortion, and the spindle beam and the IMSI both help in the selection of the healthy and good sperm and eggs, so that the result of the IVF is increased. And this is the cryobanking area of our lab, where the embryos are stored. So in both these cans, cryo cans, here only embryos are stored. The sperms are stored in that androgeate. So this is the ovum pickup room, ovum pickup OT, and this is the ultrasound with which we do the pickup. This is Siemens machine, and this is the ovum pickup pump. With the help of this and this forceps, we take out the eggs from the machine. So this entire setup is the ovum pickup OT, and this entire thing is modular. This entire the whole lab and the pickup OT and the AD room is all modular. This is the light of the This is another room. This is the AD room also, and we can do IOI also here. That the entire lab is modular. It is made up with a special material which is totally antibacterial. एनी क्वेश्चन? फाइब्रॉइड का तुम पूछ रही थी ना? जी मैम, फाइब्रॉइड का तो बताया नहीं मैंने। हाँ मैम So- फाइब्रोइड मायोमा या एडिनोमायोसिस। हाँ हाँ। सो एक्चुअली ये IVF पे ज़्यादा फोकस था ना। तो इफ़ यू हैव फाइब्रॉइड, सपोज पेशेंट आते हैं बड़े परेशान होते हैं कि एक फाइब्रॉइड है, क्या करें। सो तो पेशेंट का फाइब्रॉइड का लोकेशन, फाइब्रॉइड के भी फिगो स्टेजिंग होती है। कैविटी में है 0 से लेके 6 तक। अगर सब म्यूकस है, कैविटी में है तो डेफिनेटली, अगर आधा भी सब म्यूकस है या पार्ट भी सब म्यूकस है तो भी यू हैव टू वरी। अगर वो इंडोमेट्रियम के बिल्कुल पास है, मतलब आपको मैपिंग ऑफ द फाइब्रॉइड, आपको जो भी अल्ट्रासाउंड कर रहा है उससे आप फिगो स्टेजिंग कराइए। 0 है, 1 है, 2 है, अगर 5, 6, 7 है तो कोई चिंता नहीं है। सब सीरियस है तो कोई चिंता नहीं है। बहुत ऑन वन, द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड मैटर्स, द सेकेंड इज द साइज। ठीक है, अगर वो इंडोमेट्रियम से बिल्कुल दूर है और सब सीरियस है, छोटा सा, तो नथिंग टू वरी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अननेसेसरी।
जैसे मायोमेट्री हाँ, मायोमेट्रियम में भी है, और अगर छोटा है और दूर है और पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है, नथिंग टू वरी. My patients have multiple fibroids have conceived. Many a time you do cesarean with fibroids. So fibroid is not always the cause of fertility. If it is very big, if it is causing symptoms, if it has heavy bleeding, if it is either in the cavity or close to the cavity, then, or if she has recurrent abortions and 4 centimeter या 3 centimeter के ऊपर हो तो IVF कर रहे हैं तो फिर हम निकालते हैं. नॉर्मल अल्ट्रासाउंड सेंटर वाली ये नहीं बताती ज़्यादातर. नहीं, यू हैव टू आस्क देम. IVF सेंटर में नहीं, कोई भी अल्ट्रासाउंड अच्छा सोनोलॉजिस्ट बताएगा. अच्छा. हाँ, आइडियली दे हैव टू गिव यू. लेकिन जब आपको ऑपरेट करना होता है, मान लीजिए बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, ऑपरेट करना है, तो हमेशा बड़े फाइब्रॉइड को ऑपरेट करने के पहले MRI इज़ मस्ट. क्योंकि अगर वो कैंसर निकला तो दे कैन स्यू यू, पेशेंट कैन स्यू यू. तो अगर फाइब्रॉइड बड़ा है, एडिनोमायोसिस है बड़ा, आप हमेशा MRI ज़रूर से कराओ. मैपिंग ऑफ द फाइब्रॉइड अच्छे सोनोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड से भी कर देते हैं, 3D अल्ट्रासाउंड वगैरह की सहायता से. बट मैपिंग ऑफ द फाइब्रॉइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्ट लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी. तो जब आप मायोमेक्टमी कर रहे हो तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ कैविटी बीइंग ओपनड, यू हैव टू नो इट फ्रॉम बिफोर हैंड. क्योंकि जब हम मायोमेक्टमी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं जितना से ज़्यादा कैविटी ना खुले. So that is how. But alone fibroid, small fibroid, intramyometrial fibroid, subserous fibroid is not a cause for fertility, and it should not be operated unless she has symptoms. Age criteria for stem cell procedure. For Stem cells procedure. नहीं, उसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं है. जो भी पेशेंट को आप IVF के लिए ले रहे हो, अगर आपको थिन इंडोमेट्रियम है, आपने सब कुछ कर लिया, एडिजन है तो पहले एडिजन हटाना पड़ेगा. कैविटी जब नॉर्मल आ गई तभी आप स्टेम सेल इंजेक्ट कर सकते हैं. कैविटी फाइब्रोज है तो उसमें नहीं काम करेगा. फाइब्रोज कैविटी को ठीक नहीं कर देगा. हिस्ट्रोस्कोपी से हमने पूरा ठीक किया और नॉर्मली हम PRP इंजेक्ट कर देते हैं. उससे भी नहीं ठीक हुआ तो फिर स्टेम सेल करते हैं. कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर स्टेम सेल करते हैं. हाँ, एंडोमेट्रियोसिस के भी कैटेगरी है. अगर वो ओवेरियन है तो अल्ट्रासाउंड में क्लियरली दिखता है, और डीप एंडोमेट्रियोसिस है अगर तब आपको MRI से या देखना होगा, उसका स्टेजिंग करना होगा, एंड क्या एज है. अगर सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है तो IVF करना ही है, बट उसका जो प्रोटोकॉल है वो अलग है. अगर एंडोमेट्रियोमा है, बड़ा है, तब तो ऑपरेट करना पड़ेगा. अगर सिर्फ डीप एंडोमेट्रियोसिस है और एंडोमेट्रियोमा छोटा है, 3 सेंटीमीटर तक का ही है, तो आप बिना उसको ऑपरेट किए भी सीधा IVF के लिए जा सकते हैं इन ए सैंडविच प्रोटोकॉल. मतलब पहले हमने पिकअप कर लिया, पहले उसको पिकअप कर लिया, पहले एग्स निकाल लिए और एम्ब्रियोज बना लिए, फिर उनको डाउन रेगुलेट किया, फिर सप्रेस करके देन वी ट्रांसफ़र. बट सीवियर एंडोमेट्रियोसिस में IVF तो करना ही पड़ेगा. अब वो IVF कैसे करना पड़ेगा, ऑपरेट करना है, नहीं करना है, सैंडविच प्रोटोकॉल करना है, ये सब सारी चीज़ों को देख के डिसाइड करना पड़ेगा. सीवियर एंडोमेट्रियोसिस में सीवियर एंडोमेट्रियोसिस सिम्टम वाइज है कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड वाइज है कि सिर्फ MRI वाइज है, पेशेंट को पेन या ब्लीडिंग है कि नहीं है ये भी देखना पड़ता है. अगर पेशेंट को ब्लीडिंग है या पेन होता है, पेन है तो पेन के लिए आजकल ओरल एंटागोनिस्ट आ गया है या GnRH एगोनिस्ट देना पड़ता है, लेट्राजोल भी दे सकते हैं. तो पहले तो पेन ठीक करना पड़ेगा. द ओनली इंडिकेशन ऑफ सर्जरी फॉर एंडोमेट्रियोसिस इज सीवियर पेन, वेरी बिग एंडोमेट्रियोमा. These are the 2 most important indication for surgery in endometriosis. Otherwise, if the fertility is the issue, we are talking of fertility. अगर फैमिली कंप्लीट हो गई तब तो बहुत सारी दवाएं, तब तो डायनोजेस्ट है, बहुत सारी दवाएं हैं, तब तो आप ऑपरेट भी कर दो. लेकिन फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है और फर्टिलिटी चाहिए तो जल्दी से ऑपरेट नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ रिकरेंट डिजीज़. ओवरी तो आप निकालोगे नहीं, आप
करोगे ऑपरेट वो फिर हो जाएगा रिकरेंट। तो हम ऑपरेट करोगे तो AMH और कम हो जाएगा, ओवेरियन रिजर्व और कम हो जाएगी। तो एम ये होना चाहिए, अगर पेशेंट को सिम्टम नहीं है तो हम पहले एम्ब्रियो बना लें, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। मैम इस क्वेश्चन है ओवेरियन सिस्ट आर दिन मतलब अल्ट्रासाउंड ओवेरियन सिस्ट नहीं तो क्या हम राय देंगे पेशेंट को? ओवेरियन सिस्ट जी और अल्ट्रासाउंड ओवेरियन सिस्ट नहीं, कितना बड़ा? मैम कभी कभी ओवेरियन सिस्ट तो मतलब क्या कहेंगे इसकी, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, क्या बोले तो साइज़ अगर आपको 2 से 3 सेंटीमीटर तक का ओवेरियन सिस्ट है, दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो उसका इकोजेनिक है, वो इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, वो लिखेंगे सिस्ट वाले कि सिंपल सिस्ट है या इंडोमेट्रियोसिस है। इंडोमेट्रियोसिस है तो उसकी दवा देनी पड़ेगी आपको, डायनोजेस्ट देना पड़ेगा। अगर नॉर्मल सिस्ट है, बिल्कुल सिंपल सिस्ट है, नथिंग टू वरी। 2 to 3 सेंटीमीटर सिस्ट के लिए आप यू कैन गिव ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर 2 to 3 months एंड इट कैन बी रिजॉल्व, और इट कैन बी रिजॉल्व ऑन इट्स ओन ऑल्सो। वो एक्चुअली हेमरेजिक सिस्ट यहाँ के जो सोनोलॉजिस्ट है ना, वो लोग लिख देते हैं, बहुत लिखते हैं। और एक्चुअली वो जो होता है वो होता है इंडोमेट्रियोसिस, तो वो खुद से देखना आना चाहिए। इट हेमरेजिक सिस्ट कैन बी इंडोमेट्रियोसिस और कैन नॉट बी। कभी कभी कॉर्पस लूटियम भी हेमरेजिक हो जाता है, दिखता है। तो यहाँ पे बहुत चलन है ये हेमरेजिक सिस्ट लिखने का, बहुत ज़्यादा। तो यू हैव टू स्पेसिफाई कि आप बताइए कि एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं है, पेन है कि नहीं पेशेंट को। अगर पेन नहीं है, पेन अगर है तो वो एंडोमेट्रियोसिस है। तो आप 2-3 साइकिल OCP पिल भी दे सकते हो। डायनोजेस्ट भी आप फर्टिलिटी पेशेंट्स को अगर पेन है तो 2-3 महीने दे सकते हो। पेशेंट चलाता है कि उनको सिस्ट हो गया है। हाँ, अरे वो तो फिर बोलते हैं ना, वो तो 2 से 3 सेंटीमीटर के लिए भी गाँव में बोलते हैं ऑपरेशन करा लो, वो तो रोज ही आते हैं। तो आपको बताना है कि वो नॉर्मल होता है, उसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर यही सिस्ट एल्डरली पेशेंट में है तो आप यू हैव टू बी केयरफुल। तो आपको फैमिली हिस्ट्री पूछनी है, ओवेरियन कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, CA 125 करना है। एनी सिस्ट इन द पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल लेडीज शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। एनी सिस्ट इन दैट एज सस्पिशन ऑफ ओवेरियन कैंसर मस्ट बी रूल्ड आउट। बट वही यंग पेशेंट में इतना कोई मैटर नहीं। Anything? I hope it was useful. Anything else, or we can wind up? Thank you. Thank you very much for your patient hearing and for your enthusiasm. Thank you. Dr. Anjula Sahai is also here. She is my colleague, my partner in IVF center, and she is like my daughter. And she is well experienced infertility specialist. थैंक यू मैम। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपने करियर की शुरुआत जो है इलाहाबाद में मैम के साथ किया है। एंड जब मैम ऑलरेडी शी वाज इनटू IVF एंड माय पैशन वाज आल्सो इनफर्टिलिटी, तो यहाँ जाकर के हम दोनों का पैशन जो है जुड़ा, और सभी चीज़ें मैम ने बहुत ही अच्छे से, बहुत बेसिक आपको सबको बताया है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं तो बहुत स्पॉइल्ड केसेस, व्हेन वी सी द फाइल तो हम लोग को लगता है कि ये पेशेंट पहले क्यों नहीं आया हमारे पास। तो मैम फिर जब मैम एक्सप्लेन करना शुरू करती हैं उनको, तो वो कहते हैं अरे वो डॉक्टर ने तो आपको ये सब कुछ बताया ही नहीं था। सो द थिंग इज व्हेन टू रेफर द पेशेंट टू द स्पेशलिस्ट। IVF के लिए कब रेफर करना है? बहुत लोग, जैसे मैम ने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस है, उसका GnRH लगा रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं, आजकल तो ओरल एंटागोनिस्ट भी आ गया है, आपके पास भी MRs आएंगे, बताएंगे आपको। Now you should know that when these things should be used and till what time. If you are not practicing IUI, if you are not a IVF specialist, then when is the right time to refer? That is very important. That is very, very important.
जब उस पेशेंट का दो तरीके से जाता है, द पेशेंट इज नॉट ओनली mentally involved with you, he has lost his finance also, and finally when the patient is coming to the proper specialist, then when she is trying to get the patient to the IVF protocol, patient कहता है कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो उस समय आप सोचो कि पेशेंट का क्या, एंड दैट इज वेयर जब आप उसको आईवीएफ का एक्सपेंडिचर बताते हो तो कहते हैं डॉक्टर अर्पित के लिए एक बार मैं बोल देती हूँ इतना सारा जी। वेल मैम इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि जहाँ हम एक आप आज अगर आपको कोई साड़ी पसंद आती है तो हजारों की साड़ियाँ ले लेते हो, गहने ले लेते हो, बट एक आपको लाइव बेबी मिल रहा है, उस पर आप 1.5, 2, 3 लाख अगर खर्चा करो तो इट्स नथिंग. एंड ma'am was the first person in Allahabad where she thought of bringing IVF in those times. So just a year back we celebrated 25 साल सेंटर को पूरा हुआ, एंड उस समय उन्होंने ये थॉट लाया, उस थॉट प्रोसेस में बेसिक IVF शुरू किया, एंड every time till date ma'am goes to all the updated CMEs and she attends one international conference which is for IVF, that is ASHRAE. उनके गाइडलाइंस हैं जिस गाइडलाइंस पे सारे वर्ल्ड के IVF स्पेशलिस्ट हैं, and she never misses that conference. Why? Because she wants to bring the latest techniques, and our lab is one of the best, not only अपना उत्तर प्रदेश का है, but this is the most world standard lab we can say. रिजल्ट्स हम लोगों के ऑलमोस्ट 70 to 80% टच हो चुके हैं. वी डोंट रियली पब्लिश द रिजल्ट बिकॉज अपनी जो रिकॉर्ड है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो लिटरेचर कहती है कि आप 30 से 40% के ऊपर रिजल्ट नहीं दे सकते हो. विथ टेक्निक्स इट हैज गॉन अप टू 60%. But no single center can say unless and until you have a period of retrospective studies. So मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको इस मीटिंग का भी यही पर्पस है. मैम ने इतना समय दे करके, ये बहुत दिनों से प्लान चल रहा था मैम का, टू एक्चुअली गाइड द पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग डे टू डे. ये आपके लिए गाइडेंस है. तो आपको जब भी कुछ भी प्रॉब्लम है, मैम इज ऑलवेज अवेलेबल. कुछ भी दिक्कत है आप अपने लोगों का ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देना, तो जिसको जो पूछना है. बट अगर ये आज ग्रुप है हम लोग, तो आप इतने अच्छे सीनियर्स हैं हमारे पास, आप उनकी गाइडेंस लेके अपने सेंटर पे लो, एंड यू कैन टेक अ कोहॉर्ट हेल्प, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हेल्पिंग द पेशेंट्स and giving a good medical treatment. This is our aim. Thank you. And also we are doing laparoscopic and hysteroscopic surgery. For laparoscopy we have Dr. Arpit Bansal with us, who is trained in robotic surgery, and he is a very good helping hand in the infertility also. He is a great laparoscopic surgeon and a very good lifestyle person also. तो वो ही डज वेरी ब्यूटीफुली मायोमेक्टमी, इंडोमेट्रियोसिस, एवरीथिंग, एंड आई डू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑल्सो, बट दैट पोर्शन आई हैव नाउ गिवन टू हिम. एंड आई एम डूइंग ऑल hysteroscopic surgeries. We have done mini septums, complete septum. One patient had come from Calcutta with a complete septum. We did in 3 sittings, and in the second attempt in IVF she conceived, and now she has, for 1 year she was in Allahabad from Calcutta. And we have हाँ इस तरह के बहुत सारे पेशेंट नहीं, एंड मेनी पेशेंट्स इन दुबई ऑल्सो, एंड कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह के 3 times फेलियर इन IVF वी हैव डन, एंड द पेशेंट हैज़ कंसीव्ड. एक पेशेंट तो बॉम्बे से आई थी, IVF में कंसीव हुई, तो फिर चली गई बॉम्बे, और वहाँ जाके 20 वीक पे अबॉर्ट कर गई. फिर आई, मैंने उसको बोला यार डॉक्टर पाई के पास चले जा, तो फिर आई वो, और 9 महीने यहीं रही इलाहाबाद में, और फिर बच्चा लेके गई. याद है वो पेशेंट. एंड इवन 800 ग्राम के भी बच्चे हमारे यहाँ बच जाते हैं. मतलब 800 ग्राम के बच्चे बचे हैं जो कि 2.5-3 महीने यहाँ रहे हैं NICU. सो वी हैव अ बैक ऑफ गुड NICU, एंड एक पूरी टीम होती है इसमें. एक आदमी अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता.
So our whole team, I am very proud of my whole team.